वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। आज हमारे बीच धैर्य व साहस की प्रतिमूर्ति, दृढ़ निश्चयी, संकल्पित, कर्मनिष्ठावान, शिथिल व सुप्त जनों पर प्रश्न चिन्ह हमारे आज के कार्यक्रम की शोभा आदरणीय अरुणिमा सिन्हा जी उपस्थित हैं। मैं उनकी गौरवमय उपस्थिति को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। श्रद्धेय अरुणिमा सिन्हा जी का जन्म 1988 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था। बचपन से ही कुछ करने का जज्बा लिए ये आगे बढ़ी और नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर के रूप में उभर कर आईं। 10 अप्रैल 2011 को इन्हें एक दुर्भाग्यवश एक दुखद दुर्घटना से गुजरना पड़ा, जो कि आपके साहस व आत्मसम्मान का परिचायक था। दुर्घटना में आपका एक पैर घुटने से नीचे काटना पड़ा, लेकिन फिर भी निराशा इनके धैर्यवान मन को छू भी ना सकी। इन्होंने प्रण किया कि मुझे अपंग व दूसरों की सहानुभूति लिए नहीं जीना है, और ऐसी अवस्था में ही एवरेस्ट फतेह करने की ठानी, जो कि एक साहस और अंतर्बल का साक्षात प्रमाण था। और एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल जी से निर्देशन प्राप्त किया, और 21 मई 2013 को इन्होंने भारतीय इतिहास में एक ऐसा अनोखा और प्रेरणादायी कार्य संपन्न किया और एवरेस्ट की फतेह की। आज हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को उनकी प्रेरणा पर दृढ़ निश्चयी व भावनात्मक विचारों से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। 22,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर शान से मुस्कुराते इस चेहरे के पीछे बहुत दर्द छिपा है। इतना कि हम आप जैसे आम लोग शायद ही इसे बर्दाश्त कर पाते। लेकिन अरुणिमा उर्फ सोनू ने ना सिर्फ इसे बर्दाश्त किया, बल्कि उसे जीत में बदल दिया। एक्चुअली लोग होता क्या है कि हमारा जो भी इस तरीके के होता कि ये हमारा मेंटली होता है कि हम मेरा पैर नहीं, हम नहीं जा सकते। एक बार गोल तो बनाओ, एक बार गोल बनाओ, एक बार लक्ष्य बनाओ और कुछ कर गुजरने की ताकत रखो। और कहते हैं कि जब जो हमारी कमजोरी है उसको ताकत बना लो और सिर्फ एक कदम बढ़ाओ। एक कदम आप एक कदम बढ़ाओगे और खुद ब खुद अपने आप रास्ता बनता चला गया। सो मेरे साथ भी वही हुआ। अरुणिमा राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। 2 खेलों में बराबर की महारत बताती है कि वो कितनी काबिल रही होगी। लेकिन वक्त ने लखनऊ की 26 साल की इस बिटिया की जिंदगी बदल कर रख दी। ऐसा हादसा हुआ जिसे जिसने भी सुना आंखों में आंसू भरकर दंग रह गया। 10 अप्रैल 2011 की काली रात जब वो लखनऊ से नोएडा मैच खेलने जा रही थी, तभी पद्मावत एक्सप्रेस में उसके साथ चेन छिनतई की कोशिश हुई। अपराधियों से भिड़ने में अरुणिमा कामयाब रही, लेकिन जीत नहीं सकी और उन अपराधियों ने उसे ट्रेन से ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रैक पर अरुणिमा रात से सुबह तक पड़ी रही और करीब 49 ट्रेनें उसे कुचलती रात भर पार होती रही। ऐसा दर्दनाक हादसा जिसमें बच जाना असंभव था, असंभव। रेलवे समय सारणी के अनुसार 49 ट्रेनें अप डाउन हुई हैं और सुबह 7:30 बजे के करीब एक गांव वाले ने, बरेली के एक गांव वाले ने देखा मुझे। उससे लगा कि हम मतलब कट के मरे हुए हैं, तो वो मेरे पास में नहीं आया और वो दूर से ही मुझे देख रहा था। और फिर
वहीं से वो वापस चला गया। उसके बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद वो ढेर सारे लोगों, कम से कम 10-15-20 लोगों को लेके साथ में आया और फिर हमारे पास में आए सारे लोग। और हाँ, उस घटना में मेरा बायां पैर कट गया और दाहिने पैर में रॉड है, 2 रॉडें हैं उसमें, और बाकी बैकबोन में मेरे 5 फ्रैक्चर थे और बॉडी में बहुत सारी चोटें थी। लेकिन ये हादसा हादसों की शुरुआत थी। ट्रेन ने अरुणिमा को एक रात कुचला, व्यवस्था ने कई दिन तक। पूरा देश अरुणिमा को देखकर सन्न रह गया था, लेकिन खेल मंत्रालय 25,000 रुपए की भीख देता रहा। सोनू ने अपनी सफलता के सारे तमगे मंत्रालय को लौटा दिए और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती अरुणिमा को लगने लगा कि वो मंत्रालय के सामने भिखारी बन गई हैं। लड़की के लिए भिखारी टाइप भीख देने के बराबर होती। लड़की के लिए भिखारी टाइप भीख देने के बराबर होती। लड़की के लिए भिखारी टाइप भीख देने के बराबर होती। इतनी बड़ी त्रासदी के बीच इंसान अपने पैर पर नहीं उठ पाता, पर यहां से अरुणिमा ने नई शुरुआत की। वो सपना देख लिया जिसमें उसके आगे की दुनिया छोटी लगने लगी और 22,000 फीट ऊंचे चामसेर चोटी से जब वो एवरेस्ट देखती है तो उसे सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई अपनी मुश्किलों से छोटी लगती है जिसे उसने जिंदगी में मात दी है। अरुणिमा की कहानी बताती है कि अगर आप दुनिया से लड़ने को तैयार हैं तो दुनिया आपके कदमों में होगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगा भक्ति की बात को सुनकर और उनकी मम्मी की भी बात को सुनकर। शायद आप लोग भी बहुत एंजॉय किए होंगे, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। बहुत कुछ सीखने को मिला भक्ति की बातों से। मैं बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे बैठ के सुनना कितना पेशेंस भरा होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम शॉर्ट में मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट में, क्योंकि अगर मैं भी टाइम लूँ तो मुझे भी 1.5-2 घंटे लगी जाएंगे, इसलिए मैं बिना टाइम लिए। यहाँ तक तो आप लोग को पता था कि रेलवे ट्रैक से मुझे चैंसली ट्रेन से बाहर फेंक दिया, पैर कटा, ये सब कुछ फिर किस तरीके से गवर्नमेंट का क्या था। जब हम हॉस्पिटल एम्स में मुझे पहुंचाया गया, क्या हुआ कि हर कोई मुझे ये हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें आने लगी कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था तो चलती ट्रेन से कूद गई। टीटी आया तो, जो कि वो टिकट आज भी मेरे पास सेफ है। जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका हो, पूरी तरीके से टूट चुकी हो, वो दूसरे पैर का, वो जिंदगी भर ये था कि पता नहीं व्हील चेयर पर चलेगी कि बैसाखी पे चलेगी, कुछ पता नहीं था। और उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया उसके पास टिकट नहीं था तो कूद गई। उसका भी घर वालों ने जब खंडन किया, भैया ने खंडन किया, कहा गया कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। बेड पे पड़े पड़े मेरी मनोदशा शायद नहीं समझ सकता था कोई कि मेरे अंदर क्या चल रहा था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो चीजें, इतनी बड़े लेवल से वो चीजें हो रही थी कि शायद मैं अगर उनका जवाब देती, कभी जवाब नहीं दे पाती, मेरी आवाज हमेशा के लिए दब जाती। हॉस्पिटल के बेड पे
एम्स के हॉस्पिटल के बेड पे ये प्लान किया मुझे जीवन लाइफ का सबसे टफ काम करना है, तब मैंने माउंटेनिंग चुना। जब मैंने माउंटेनिंग चुना तो कुछ लोगों ने जब ये चीज़ें हमने लोगों के सामने रखा तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि क्या पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एक तो पैर नहीं है, दूसरे पैर में रॉड है और तुम एवरेस्ट की बात कर रही हो। वो भी गलत नहीं थे, कहीं ना कहीं से जिसका पैर नहीं हो अगर कोई इस तरीके की बात करे तो लोग सामने वाला बंदा पागल ही समझेगा। लेकिन मेरे अंदर क्या आग जल रहा था उस चीज को वो नहीं समझ रहा था। किसी ने भरोसा नहीं किया मेरी बातों को, सिर्फ मेरे बड़े भैया ने मेरी बात का भरोसा किया कि नहीं तू कर सकती है, तेरे अंदर वो जिद है, तेरे अंदर वो डिटर्मिनेशन, तेरे अंदर वो जुनून है, बस वो जुनून को तू यहां पे लगा दे, तू कर ले जाएगी। हॉस्पिटल के बेड से प्लान किया एम्स में, जब डिस्चार्ज हुए वापस आना, ये डिस्चार्ज होने के बाद जब लोग ये सोचते मुझे अपनी जिंदगी की नैया कैसे आगे बढ़ानी है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, तब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे इनका जवाब कैसे देना है। मैं वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर भी थी, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स खो गए थे, उस पर भी क्वेश्चन मार्क बन गया था कि अरुणिमा है भी या नहीं है। मेरा सर्टिफिकेट्स खो गया, आपके पास रिकॉर्ड था, आप चेक कर सकते थे। कहीं किसी से कुछ नहीं बोला, प्लान किया, करते रहे। जब फर्स्ट मेरे पास मैम बछेंद्री पाल का कोई कांटेक्ट नंबर कुछ भी नहीं था, लोगों से जब कहा तो हर कोई मजाक उड़ाता था। एक मीडिया कर्मी थी CNN IBN की, उनसे कहा, वो इंटरव्यू लेने आई थी मेरा, उनसे कहा कि मुझे मैम बछेंद्री पाल का नंबर चाहिए। उन्होंने कहा क्या करोगी, वो तो माउंटेनियर हैं। उनसे भी मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं इनको बताऊंगी तो शायद ये भी मेरा मजाक उड़ाएं। नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा अच्छा 2 घंटे के अंदर हम देते हैं। उन्होंने 2 घंटे के अंदर मुझे दिया। मैम को 5 टाइम मैंने फ़ोन किया, बात नहीं हुई मेरी। 6वीं बार जब मैंने फ़ोन किया उनको, तब उनसे मेरी बात हुई और जब मैंने उनसे कहा कि मैम हम आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने कहा बेटे आज तो डिस्चार्ज हुए, न्यूज़ में मैंने देखा है, कैसे मिलोगी? उन्होंने कहा मैम कल हम आपसे मिल रहे हैं बस। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ जमशेदपुर झारखंड। रेलवे स्टेशन पे कोई रिजर्वेशन नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। पहली बार हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठ के जीवन में, कभी उसके पहले मुझे पता भी नहीं था कि हैंडीकैप कंपार्टमेंट भी लगता है ट्रेन में। उस मनोदशा को भी मैं पूरी रात ऐसे सीट में मुंह ऐसे छिपा के रोए थे कि आज ये दिन आ गया है कि मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। बहुत रोए। सुबह हुई, जमशेदपुर पहुंचे, मैम को फ़ोन किया तो मैम ने कहा कि अरे जमशेदपुर में आ गई, कल तो डिस्चार्ज हो। मैंने कहा मैम हाँ मुझे आपसे मिलना है। गए मैम से मिले। मैम ने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे राइट लेग में पूरी स्टिचेस लगी हुई थी और लेफ्ट कटा हुआ था, तो आर्टिफिशियल लिम्ब नया लगा था, तो चल नहीं पा रहे थे। भैया को हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे पकड़ पकड़ के चल रहे थे हम। भैया को छोड़ के एक पहली वो ऐसी शख्स थी जिन्होंने मुझ पर यकीन किया। उन्होंने कहा, उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। वाकई में बहुत खुशी मुझे भी हुई थी, विश्वास मेरा बढ़ा उस पर कि हाँ कर सकती हूं मैं। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान जब ट्रेनिंग में पहुंचे, सारे लोग नॉर्मल थे, हर कोई सारे लोग जितने थे एडवेंचर्स के माउंटेनियर सारे नॉर्मल थे। मैं ही एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ। हर कोई बोलता अरुणिमा क्यों कर रही है, बहुत पेनफुल है ये। राइट लेग के बोन्स ज्वाइंट नहीं होते, पूरी पूरी स्वेलिंग आ जाती थी, इतनी इतनी स्वेलिंग आ जाती थी। एम्स के डॉक्टरों से हम टच में रहते कि सर ऐसी ऐसी स्वेलिंग आ रही, क्या करूं? करे तो तुम्हें नॉर्मल चलने के लिए हमने सही किया है, तुमको माउंटेनिंग करने के लिए नहीं। तो माउंटेनिंग करने लगी। हमने कहा वो हम नहीं जानते सर, मुझे करना है बस। वो कुछ कुछ चीज़ें बताते थे कि उस पर टाइट सॉक्स वगैरह पहन के रख सो कि उससे थोड़ा सा होगा कम। आर्टिफिशियल लिम्ब नया था, जब मैं चलती थी तो स्टम्प से मेरे ब्लड निकलने लगता था। 1-2 बार उसको रास्ते में चलते चलते कि खोल खोल के हम देखते थे कि ब्लड निकल रहा है, कैसे चलूं मैं। कोई ऐसी जगहों पे कोई भक्ति के साथ, को भक्ति की माँ थी, मेरे साथ भैया थे, लेकिन सही मायने में देखिए जब तक वो अंतरात्मा से चीजें नहीं आती हैं, कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, चाहे हम लेक्चर दे लें, एवरीबॉडी कोई भी किसी को समझा ले, कुछ नहीं होता। वो अंतरात्मा से मेरे अंदर क्या आवाज आती थी
क्या अरुणिमा तूने सपने देखा है एवरेस्ट का? एक छोटा सा घाव नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसी दिन से आज तक संकल्प लिया मैंने कि जब तक मेरा दिन भर अगर काम है तो दिन भर मैं पैर को नहीं निकालूंगी, चाहे कुछ भी होगा। नहीं निकाला, कंटिन्यूसली चलते। क्या होता है उस दौरान, किसी टॉप के लिए हम निकलते थे तो कभी कभी ये होता कि हम टॉप पे 1-2 घंटे बाद पहुंचते थे, कभी कभी ये होता कि हम टॉप पे पहुंचते ही नहीं थे। हर कोई मुझे ये बोलता कि अरे मैं छोड़, रहने दे, इतने ही से चल। वो सिर्फ 10 दिन के लिए ट्रेनिंग में आते थे। हम लगातार ना इस ट्रेनिंग के दौरान ना होली ना दीपावली, कोई त्योहार हम जानते ही नहीं कि कब हुआ कब चला गया। मेरा पूरा फोकस उसी पे था। क्या होता, 10 दिन की ट्रेनिंग में जब वो चले जाते, मैं लगातार वही चीज करती रहती है। बहुत पहले मैंने सुना था कि पत्थर पे रस्सी भी रगड़ने से पत्थर पे निशान पड़ जाता है। मुझे नहीं ये चीजें लगती कि फिलॉसफी ऐसा होता क्या, नहीं लगता था मुझे। लेकिन जब ये चीजें की, वाकई में होता है ये सब कुछ। कुछ दिन बाद जब हम लोग बेस कैंप से साथ में निकलते किसी टॉप के लिए और अच्छा चलने लगे थे हम, तो टॉप से उनसे पहले पहुंचने लगे और पॉलिथीन बिछा के हम ऐसे बैठे रहते थे और ऐसे करके देखते कि अच्छा वो लोग आ रहे हैं। और आके जब वो लोग हमसे ये पूछते, मैडम आप खाते क्या हो, तो मुझे भी थोड़ा लगा कि हाँ, अभी मेरे एवरेस्ट की पहली एक सीढ़ी मेरी थोड़ी थोड़ी कंप्लीट हो रही है। इस तरीके से चलता रहा, ट्रेनिंग लगातार चलते रहे। फाइनल जब एवरेस्ट का आया, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। फाइनल जब एवरेस्ट का आया मेरा, जब हम नेपाल पहुंचे, काठमांडू पहुंचे, तो जब शेरपा को ये पता चला, शेरपा होता है कि जिसके साथ में हम जाते हैं, शेरपा को जब ये बात पता चला कि मेरा आर्टिफिशियल पैर है, दूसरे पैर में भी रॉड है, लेने से इनकार कर दिया उसने। क्या बोला, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, इसकी वजह से मैं अपनी जान नहीं दूंगा। समझाया गया कि नहीं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आई है, आप जाओ, पहले आइलैंड पीक करना, अगर आपको लगेगा कि नहीं हो सकता तो फिर छोड़ देना। करते 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 शेरपा बोलता रहा। फ्रंट पॉइंटिंग, जब आर्टिफिशियल लेग से फ्रंट पॉइंटिंग मारते, पैर मूव हो जाता था, आर्टिफिशियल फ्रंट पॉइंटिंग लगता ही नहीं था उस पर। लेकिन मुझे ये पता था कि ये मुझसे है, मैं इससे नहीं हूं, मैं जैसा चाहूंगी वैसा चलेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हीट कर करके फाइनली 20,070 फीट के करीब है आइलैंड पीक, उसको क्लाइम किया। बेस कैंप पहुंचे, एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। बेस कैंप टू कैंप 1 कुंभू ग्लेशियर, जिसको डेस्जोन एरिया भी बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े आइस वॉल, इतने बड़े बड़े आइस वॉल, अगर जितनी जोर से हम बोल रहे हैं, अगर इतनी जोर से बोल दे तो आइस वॉल गिर जाए, ये चीजें थी। क्रेव हॉर्सेस, राइट पैर का तो ठीक था, लेकिन जैसे लेफ्ट लेग से हम लैडर पे पैर रखते थे तो क्रैम्पोन में वो लैडर फंस जाता था। बार बार उसको ऐसे पकड़ पकड़ के मुझे निकालना पड़ता था, बार बार। खैर इस तरह तब भी ये सब चीजें करते गए। फाइनल अच्छे अच्छे माउंटेनियर के, कितना पुराना माउंटेनियर क्यों ना हो, जब अपने आंखों के सामने किसी को मरता देखता है या बॉडी पड़ी रहती तो उसके हौसले टूटने लगते हैं। मेरा खुद का बांग्लादेशी थे, उनका हाथ ऐसे ऐसे हल्का हल्का हिल रहा था, आ करके आवाज आ रही थी, और वो सबमिट करके वापस आ चुके थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मौतें सबमिट करके वापस आते वक्त ही होती हैं। और वो जिस रोप में हमको जाना है उसी रोप में एंकर हैं और उनका सिर नीचे है, आंखें खुली हैं, स्नोफॉल हो रहा है। उस समय डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता। जिधर भी मेरी हेडलाइट जा रही है उधर ही डेड बॉडीज नजर आ रही है। करीब 10-15 सेकंड वहां खड़े होकर हम ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। जिस चीज के लिए ये लोग मतलब मर रहे हैं, ये लोग ये मर चुके हैं, हम उसी चीज के लिए उसी चीज के लिए हम जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं, हम हमारा शेरपा सिर्फ उसमें 10-15 सेकंड खड़े होके हमने यही सोचा, मुंह से बोल बोल के बोला कि अगर आप सब में से सबने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगी और जिंदा वापस जाऊंगी। बहुत एनर्जी मिलती है जब वो चीजें हम अपने, क्योंकि देखिए स्वामी जी भी ये जी कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। अगर हम ये सोचेंगे नहीं मैं स्ट्रांग हूं, मैं कर सकती हूं, तो वाकई में कर सकते हैं। और अगर हम ये सोचने लगेंगे कि नहीं हम नहीं कर सकते, वो मर रहा है अभी, उसको देख के डर लग रहा है, हम नहीं कर सकते,
तो वाकई में कभी नहीं कर सकते। क्या हुआ फिर उस डेड बॉडीज को, कोई और रास्ता नहीं है उसी डेड बॉडीज को लांग के, जो मतलब आधा जिंदा भी है आधा मर रहा है, उस डेड बॉडी, क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। वहां पे डेड बॉडी को लांग के आगे गए, करीब साउथ समिट हिलेरी स्टेप के करीब जब पहुंचे, मेरा खुद का, क्योंकि नॉर्मल आदमी से ज्यादा टाइम हम ले रहे थे, मेरा खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने लगा, ब्लिंक करने लगा। तो शेरपा ने कहा कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा यहाँ तक भी एवरेस्ट रिकॉर्ड है और यहाँ तक भी तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा, वापस चल। हिलेरी स्टेप के बाद समिट है। अगर कोई ये बोले, मुझे लगता कि कोई भी होता आप सब में से, इतनी मेहनत किया, जो चीज आपका शौक हो, आपका पैशन हो, आपका जुनून हो, आपका जिद हो, अगर कोई ये बोले वहां पे कि वापस चली जाओ, शायद आप लोग भी होते तो वही बोलते कि कभी नहीं, जान जाती है तो जाए, कुछ भी हो लेकिन मैं सबमिट करूंगी। यही बात बोला हमने उससे, शेरपा से। शेरपा ने कहा कि अरुणिमा तेरी वजह से मैं अपनी जान नहीं दूंगा। हम उसको समझाने की कोशिश, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चलो तो कुछ भी नहीं होगा, समझाने की कोशिश कर रहे थे हम, लेकिन वो कहाँ मानने वाला। हमने कहा ठीक है, फाइनल डिसीजन लेना। वही बोला, हमने कहा ठीक है, अगर आपको जाना हो तो जाओ और नहीं जाना हो तो मत जाइए। मेरे पास इतना ऑक्सीजन तो है कि मैं अपने देश का तिरंगा वहां लगा लूं, ये रिकॉर्ड में इंडिया का यहाँ ला पाऊं। और एक कदम आगे बढ़ाया। बाद में धीरे धीरे करके शेरपा भी पीछे चिल्लाते हुए आया, बहुत चिल्लाता था, हर बात पे चिल्लाता ही था वो, लेकिन अच्छा भी था। फाइनल जब एवरेस्ट समिट पे पहुंचे हम, सच बता रहे हैं हम आप लोग से, वो फीलिंग्स मैं एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे हैं हम, किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं। कितनी खुशी मुझे हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मैं इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सारी दुनिया को बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, लड़की, दूसरे मिडिल क्लास, तीसरे एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट, जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उनको हम बता देना चाहते थे चिल्ला चिल्ला के टॉप से कि ये ऐसा नहीं है। विकलांगता यहां से होता है। अगर हम यहां से, नॉर्मल आदमी भी अगर यहां से विकलांग है तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर यहां से वो विकलांग है तो कभी कुछ नहीं करेगा। यहां से स्ट्रांग रहो, सब कुछ कर पाओगे। सबमिट किया। आज जो हम आप लोगों के बीच में, आज IIT ने मुझे जो मौका दिया यहाँ बात करने का, आप लोगों ने 2 मिनट का वीडियो मैंने बनाया वहां पे, क्योंकि मेरा भी ऑक्सीजन खत्म, कहीं ना कहीं से मैंने भी इस चीज को हल्का सा दिमाग में आ रहा था कि हो सकता है मैं ना जिंदा जाऊं, क्योंकि ऑक्सीजन मेरा खत्म हो रहा था। मैंने 2 मिनट का वीडियो बनाया और युवा वर्ग को वहीं से 2 मिनट के एक वीडियो दिया कि शेरपा आप बनाओ, अगर मैं जिंदा नहीं जाती हूं तो मेरा ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, युवा वर्ग तक पहुंच जाएगा, मेरा ये संदेश पूरे युवा को पहुंच जाएगा। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं, ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। और उसके बाद शेरपा आपको एक चीज और भी बताते हैं हम। स्वामी विवेकानंद जी, ठाकुर जी और भगवान परमहंस जी और माँ शारदा जी की, तीनों जन की फोटोग्राफ, आप भी बहुत, इनकी बातों में, इनके जो लिखे हुए किताब है बहुत प्रेरणादायक हैं। फोटोज मेरे बैग में हम लेके गए थे और फोटोज रखी। शंकर भगवान की एक छोटी सी 40 त्रिशूल तब से रखा था जब से मैंने ये प्लान किया था कि मुझे एवरेस्ट जाना है। उस दिन वो दिन आ गया, 21 मई 2013 10:55 पे वो रखा, पूजा किया और नीचे आना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे लोग, क्या हुआ कि मैंने बताया कि बहुत सारे एवरेस्ट ऐसा है कि अच्छे अच्छे माउंटेनियर के हौसले डगा देता है, डगमगा के रख देता है वो, कि जब
स्टीप नाक की चढ़ाई पे स्टीप होता है और बार बार ये दिमाग में आता कि अरे अब तो आ ही नहीं रहा, अभी आएगा। अच्छा, अब इस शेरपा बोलेगा अच्छा बस आने वाला है, फिर नहीं आया। इस तरीके से चलता है। उसके बाद हमारे ग्रुप से एक ब्रिटिश क्लाइंबर थे, वेदर खराब, 10:55 पे मैंने क्लाइंब किया था। 11 बजे के करीब सुसाइड अटेम्प्ट माना जाता है। अगर 11 बजे के बाद कोई सबमिट करने की कोशिश करता है तो सुसाइड अटेम्प्ट मानते हैं। उसी समय ब्रिटिश क्लाइंबर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर था। जब वेदर खराब हुआ, स्नोफॉल स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, एक को लगाया, एक को वहीं फेंक दिया और लेके नीचे अपना वो नीचे जाना शुरू कर दिया। उनके पास क्या होता, बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप की प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे साथ बहुत मुश्किल से मुझे स्पॉन्सरशिप मिला था, बहुत मुश्किल से। मैं ये चांस नहीं खोना चाहती थी, ये मौका जो मुझे मिला था मैं नहीं खोना चाहती थी। वैसे टाटा स्टील ने मुझे स्पॉन्सरशिप दिया, 3 चांस मुझे दिए थे उन्होंने, लेकिन मैं 3 चांस में आने मौका ही क्यों दूं, मैं एक में ही क्लाइंब करूंगी। क्या हुआ, शेरपा ने जब उस सिलेंडर को देखा और दौड़ के गया, वो ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और लाया, मुझे लगाया। कहा अरुणिमा तुम बहुत लकी हो कि देखो तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, नहीं तो मिलता नहीं है लोगों को। आप लोगों ने ताली बजाई दोस्तों, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो भाग्य और लक को मानते हैं? बहुत सारे हैं, नहीं भी। लेकिन दोस्तों हम दोनों में से न भाग्य न लक, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि भाग्य भी उसी, लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है, कभी कुछ नहीं हो सकता। आप ये सोचो, ऊपर वाला भी ये बात कहता है कि अगर 10 कदम चलने हैं, 1 कदम तू चल, 9 तो मैं पार करवा दूंगा। अगर उस कंडीशन में मैंने इनिशिएटिव लेके अगर आगे नहीं बढ़े होते तो ऑक्सीजन का मैटर ही नहीं आता, हम तो वहीं से नीचे हो चुके होते। और मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। जब मैं रेलवे ट्रैक पे 7 घंटे पड़ी रही, 14 रेलवे समय साड़ी के अनुसार 49 ट्रेनें अप डाउन हो गई थी, तब हम नहीं मरे तो वहां कैसे मर सकते थे? हमारे नियम जैसे होते हैं वैसे उसके भी नियम हैं। जब उसके लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है, कैसे ले जा सकता है? एटलीस्ट मुझे लगता है कि जब उन्होंने जो सोचा होगा ना, यही सोचा होगा कि ले, बहुत जिद्दी है, ले ऑक्सीजन सिलेंडर ले और जिंदा जा यहां से तू, यही बोले होंगे। और जब वापस आने शुरू, मेरा स्टम्प से जब पूरा ब्लड, सिलिकॉन जेल है, स्टम्प है सिलिकॉन जेल में, स्किन को पूरा सिलिकॉन जेल छोड़ दे रहा था। वैसे वो पकड़ के रखता है तब हम चल पाते हैं, नहीं तो छोड़ देता है तो पैर स्लिप कर जाएगा। बहुत ज़्यादा ब्लड की वजह से जब हम चल रहे थे तो सिलिकॉन जेल पे पूरा भीग रहा था, अंदर पे वो गीला हो जा रहा था। जल्दी नीचे भाग के हम आ रहे थे। -60 डिग्री करीब टेम्परेचर, नेल्स और ऐसे ये मांस और ये नाखून छोड़ दे रहा था, ऐसे फट जा रहा था, ब्लड निकल रहा था इस सबसे। अब उस टेम्परेचर मेरा पैर, अब मैं कैसे चलूं? स्टेप लूं अगर तो मेरा पैर गिर जाएगा, और अगर स्टेप ना लूं तो मैं चलूं कैसे? ऑक्सीजन भी बहुत मुश्किल से मिला था, वो भी हम रुके हैं लेकिन ऑक्सीजन तो चल रहा लगातार। लास्ट मोमेंट पे यहां तक ये भी होता है कि अगर आप नहीं चले तो शेरपा भी छोड़ के चला जाएगा। वहां पे भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहां तक कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा। दिमाग में ये आया, अपनी लैंग्वेज में बोले, क्या भगवान पैर काटे हो जान भी ले लोगे? ये भी सोचा जब ये ब्लड निकल, ये ऐसे पूरा कड़ा हो गया था, ये मुड़ ही नहीं रहा, जम गया था, ये ऐसा मुड़ नहीं रहा था, उंगलियां मुड़ नहीं रही थी, इतना पेनफुल था इसमें। ये भी दिमाग में आ रहा था, क्या भगवान लंगड़ा बनाए लूला भी बना दोगे? सच बता रहे हैं, आज यहाँ इतने आसानी से वो चीजें कह रहे हैं, लेकिन मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा। मेरे सामने 2 चीजें थी वहां पे, या तो हम हार मान के बैठ जाते कि ओह अभी कोई बात नहीं, भी मौत आएगी मुझे लेके जाएगी, या तो एक चीजें ये थी कि मैं लड़ती तब तक जब तक कि मैं कर ना पाती अपने उसको, लड़ती। उसके बाद मुझे खुद से, मैंने कहा अरुणिमा रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आंसू को पोंछा और ये बोला कि ठीक है, तेरे पास जितनी ताकत है तू लगा, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा जाऊंगी।
और एक हाथ से जो मेरा रोप था, रोप को पकड़ा, हाथ को जबरदस्ती दूसरे हाथ से मोड़ा और रोप को पकड़ा। एंकर थे हम उसमें, रोप को पकड़ा और इस पैर को दूसरे हाथ से पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के चलना शुरू किया। करीब 1000 फीट के करीब जब नीचे आए, रॉकी एरिया था, अंदर होल था, अंदर में घुसे, हवा थोड़ी कम थी वहाँ पे। फटाफट साइड जीप, मतलब उसको फटाफट खोल के फिर से सही किया, ब्लड वर्ड सुखाया। जब शेरपा ने इस चीज़ देखा तब बोला उसने कि अरुणिमा अब मुझे समझ में आ रहा है तू चल क्यों नहीं पा रही है। अभी कुछ भी होगा, मरेंगे तो दोनों मरेंगे, छोड़ के नहीं जाऊंगा। शेरपा ने ये चीजें बोली। वाकई में वो बोलता जरूर था मुझे, लेकिन कभी छोड़ा नहीं साथ उसने मेरा। और उसी दौरान क्या हुआ था, जाते वक्त का मैं थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगी आपको। जब मैं ऊपर क्लाइंबिंग के लिए ऊपर जा रही थी समिट के लिए, तो कभी कभी बीच बीच में कुछ कुछ और लोग भी मिल जाते थे। तो जब शेरपा मुझे बार बार बोलता कि अरुणिमा चलो, मेरा नाम लेता वो बार बार कि अरुणिमा चलो चलो, पीछे से आवाज आ रही कि ये अरुणिमा जा रही है। शेरपा ने बोला हाँ। पीछे से जो उन्होंने पूछा था उन्होंने कहा अरे अरुणिमा से तो पूरा देश मोटिवेट हो रहा है। अब पता क्या हुआ था वहां पे, अभी तक क्या था, मुझे सबमिट सिर्फ अपने लिए करना था, लेकिन अब मेरे साथ पूरा देश जुड़ गया था। मेरे दिमाग में वो उनकी वो बात इतना मुझे मोटिवेट की कि पूरा देश, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए मुझे करना है। इस तरीके से वो छोटी छोटी चीजें जीवन की बहुत बड़ी, अगर उसको सोचें तो बहुत बड़ी चीजें होती हैं। साउथ कोल टू समिट, समिट टू साउथ कोल, कैंप 4 जिसको बोलते हैं, मुझे 28 घंटे लगे थे। उस 28 घंटे में लगातार 1 मिनट आप कहीं नहीं रुक सकते हैं। उस दौरान आपका अपना ऑक्सीजन सिलेंडर, वाटर बॉटल, पानी का, ये सब आपको अपना कैरी करना होता है, चलना होता है। ये सब सिर्फ बताने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि हर किसी के जीवन में आप लोग को भी लगता होगा कि ये मेरी कमजोरी है, उस कमजोरी को अपनी ताकत बना लो। मैंने यही किया है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया है, तब मैं यहां हूं। और जब जैसे कि लोग ये, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरुणिमा का जब पैर मेरा कटा तो वाकई में हम भी बहुत दुखी थे कि मेरा पैर कट गया, लेकिन अब समझ में आया तो कटा क्यों था, इसलिए कटा था कि ऊपर वाले का ये प्लान था कि जाओ 2011 में पैर काटूंगा, 13 तुमसे वर्ल्ड रिकॉर्ड करवाऊंगा। वाकई में जो बीरबल जी ने भी कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लीजिए, कभी कोई हरा नहीं अपनी। और स्वामी विवेकानंद जी भी ये कहते, जिसको अपनी अंतरात्मा पे विश्वास नहीं है वो किसी और चीज पे कैसे विश्वास कर सकता है। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करो कि मैं कर सकती हूं या फिर मैं कर सकता हूं। अब सारी चीजें कर ले जाओगे। आलोचनाएं भी होंगी, प्रोत्साहन भी होगा, सिर्फ आपको उस पे बैठाना है कि लेवल आपको बैठाना है कि करना क्या है हमको। जब आपकी आलोचनाएं हो आप कभी निराश मत हो, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो इतने आसानी से थोड़ी मिलता है। जब आलोचना होती है, इस समाज ने जब आलोचना किया है, उस बंदे ने इतिहास रचा है। आप उठा के देख लीजिए, उसी ने इतिहास रचा है जिस पे ये समाज हंसा है। आप लोगों से हम यही कहेंगे, आप लोग इतने बड़े संस्थान में, मुझे IITs का मौका नहीं मिला पढ़ने का, सपना ही रह गया। सच बता रहे हैं भाई मुझे मौका नहीं मिला। मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई, लेकिन फिर भी मेरा स्कूल बहुत अच्छा था। और आप लोग से यही कहेंगे, आज जो ये स्वामी विवेकानंद की जो आज जयंती मना रहे हैं, सिर्फ ऐसे मत मनाइएगा। आज एक संकल्प लेके जाइएगा अपने, चाहे किसी भी क्षेत्र में, जिस पढ़ाई के क्षेत्र में हो आप लोग, उसमें संकल्प लेके जाओ। कुछ भी हो जाए, अपने संकल्प से कभी डिगना मत, कभी उससे हटना मत। और एक देखिए, त्रासदी ये नहीं है कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। त्रासदी ये नहीं है कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। त्रासदी ये होती है कि हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता पहुंचने का।
सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य बनाओ, एक बिंदु, कहीं से कोई धुंधला नहीं होना चाहिए, कहीं से कोई लिंक नहीं होना चाहिए, सिर्फ बिंदु तो बिंदु, पूरी दुनिया एक तरफ, आप अकेले, और उस पे इतना फोकस करो कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए, और मिलेगा, विश्वास रखो। मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूं। एक्सीडेंट के पहले मैंने कभी माउंटेनिंग नहीं की थी, और जो अगर इस टाइप के कुछ होता, अगर आलोचना, अगर कुछ भी इस तरीके, तो एक आदमी की एक छोटी सी बात, सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, एक छोटी सी बात सिर्फ यहां लगनी चाहिए, आपका पूरा जीवन बदल के रख देगा। उसको कोशिश करो, उस चीज को आप पहचानो बस, और कुछ नहीं कहेंगे। मेरा एक सपना मैंने पूरा किया है, दूसरा बनाया है। 7 कॉन्टिनेंटल्स करना चाहते हैं। अभी जुलाई में किलिमंजारो और एल्ब्रस जा रहे हैं, साथ साथ में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बना रहे हैं, क्योंकि मैंने जो झेला है, जितना स्ट्रगल किया है मैंने, मैं चाहती हूँ कोई और अरुणिमा स्ट्रगल ना करे। मैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स एकेडमी बना के, कि जो बच्चा जिस गेम में इंटरेस्ट रखता है, कुछ गेम इतने महंगे हैं, शूटिंग वगैरह का ले लीजिए, इतने महंगे हैं कि एक आम बच्चा सोच भी नहीं सकता। इसलिए ऐसे गेम, एक एकेडमी बनाने का प्लान किया हमने। उसकी जमीन क्लियर कर ली, 16 करोड़ 68 लाख का प्रोजेक्ट है वो। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, अरुणिमा तेरे पास 16 रुपए नहीं है, तू 16 करोड़ की बात कर रही है। उनके सामने ये भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मेरे पास पैर नहीं था, एवरेस्ट की बात की थी मैंने। तो विश्वास है मुझे, खुद पे विश्वास है, ऊपर वाले पे विश्वास, आप सब पे बस विश्वास है कि मैं और लोगों को भी, और लड़कियों को भी उस सपोर्ट दे पाऊं। एक ही सपना है, सही मायने में मेरा एवरेस्ट सबमिट तब होगा कि जब मैं और अरुणिमा ला पाऊं, बस, और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। इतना इंस्पिरेशनल, इतना इमोशनल, मेरे पास शब्द नहीं है कि अभी मुझे कहा गया है कि फेलिसिटेशन सेरेमनी करानी है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये बहुत छोटा है उनके सामने, लेकिन फिर भी एक सेरेमनी है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी आज के हमारे एस्टीम्ड गेस्ट, मिस अरुणिमा सिन्हा, मिस भक्ति शर्मा, मिस लीना शर्मा, मिस्टर प्रमोद कुमार, and Dean of Students Affairs Professor A.K. Ghosh to please come on the stage for the felicitation ceremony. Arunima Sinha ji. Whatever our efforts, our kind, whatever it will be good. ठीक है? Miss Bhakti Sharma. Miss Leena Sharma. Mr. Pramod Kumar. Thank you. Thanks for coming here, and thanks to all audience. Thanks to the guests.